आज हम एमटोर पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाता है रिसेप्टर का। अब देखो PI3 काइनेज एंजाइम रिसेप्टर के जिस भाग से जुड़ा होता है जहाँ पर ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है PIP2। PI3 काइनेज एंजाइम PIP2 को PIP3 में बदल देता है। PIP3 में बदल देता है। PIP3 से एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 जुड़ा होता है, जिसे एमटोर C2 भी कहा जाता है। एक PIP3 से AKT जुड़ा होता है और एक PIP3 से PDK1 भी जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट AKT या PKB और PDK1 दोनों के पास pH डोमेन प्रेजेंट होता है। pH डोमेन प्रेजेंट होता है तो pH डोमेन की मदद से ही ये दोनों PIP3 से कनेक्ट होते हैं। अब देखो PDK1 और एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 जिसे PDK2 भी कहा जाता है, ये दोनों AKT या PKB पर फॉस्फेट ऐड करते हैं। ये इस पर फॉस्फेट ऐड करता है और ये इस पर फॉस्फेट ऐड करता है। ऐड होने के बाद PKB या AKT का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और वो एक्टिव हो जाता है। अब यह PKB या AKT PIP3 से अलग हो जाता है। अलग हो गया। अब देखो एक प्रोटीन होती है TSC और एक प्रोटीन होती है RHEB GTP। RHEB GTP प्रोटीन क्या करती है, एमटोर C1 को एक्टिवेट कर देती है। एमटोर C1 एक्टिवेट हो जाता है। यह यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन 1 को इनहिबिट कर देता है। अगर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन 1 इनएक्टिव हो गई तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होता है। अब देखो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन 1 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E को रोक देता है और ट्रांसलेशन हो जाता है। अब देखो दूसरा कार्य एमटोर C1 का, यह H6 काइनेज को एक्टिवेट करता है। H6 काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। एमटोर C1 H6 काइनेज को एक्टिवेट करता है। H6 काइनेज का मतलब है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 6। अब देखो H6 काइनेज एक्टिवेट हो जाता है, यह राइबोसोम प्रोटीन H6 को एक्टिवेट कर देता है। अब राइबोसोम प्रोटीन H6 एक्टिवेट हो जाती और ट्रांसलेशन हो जाता है। अब आप देखो कि यदि TSC प्रोटीन एक्टिवेट है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि यह RHEB GTP को इनहिबिट कर देगी और ट्रांसलेशन या प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर हमको ट्रांसलेशन या प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो PKB क्या करता है, TSC प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। TSC प्रोटीन ब्लॉक हो जाती है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब सारा आगे का काम हो जाएगा। अब देखो आप कि लो एनर्जी की कंडीशन में क्या होता है कि यदि सेल के पास लो एनर्जी है तो AMP काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। AMP काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो यह TSC प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। TSC प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है तो आपको पता है कि आगे का पूरा काम नहीं होगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसी प्रकार के लो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की संख्या बहुत कम है, तो ये क्या करते हैं, एमटोर C1 को ब्लॉक कर देता है, अर्थात प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एमटोर C1 ब्लॉक हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अब देखो एमटोर C1 क्या करता है, यह ऑटोफैगी को भी रोकता है। अब देखो एमटोर पाथवे का मुख्य कार्य होता है सेल को सरवाइव करना। एमटोर पाथवे का मुख्य कार्य क्या होता है, सेल को सरवाइव करना।
सेल को सर्वाइव करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना या उसको रेगुलेट करवाना, ये सब कार्य एमटोर पाथवे के होते हैं। यदि हमको एमटोर पाथवे को रोकना है तो हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है तो एमटोर पाथवे रुक जाता है। और यदि सेल के पास लो एनर्जी है तब भी एमटोर पाथवे को रोका जा सकता है। तो एमटोर पाथवे को हम कब रोक सकते हैं, एक तो अमाइनो एसिड नहीं है हमारे पास, या हमारी सेल के पास अमाइनो एसिड नहीं है तब भी एमटोर पाथवे को रोका जा सकता है। और एक, यदि सेल के पास लो एनर्जी कंडीशन है तब भी एमटोर पाथवे को रोका जा सकता है। थैंक यू। एमटोर पाथवे हमारा हो जाता है कंप्लीट।